ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और वालेकुम अस्सलाम। हमारी जिन्होंने सलाम किया था सबसे पहले हसनैन अली शाह साहब। तो अल्लाह की दुआ से हमारे सब बच्चों की आजकल जो है वो हम खैर खैरियत से हैं माशाल्लाह से भी। जो इस वक्त तक हमारे साथ 14 बच्चे हैं, यकीनन बाकी भी खैर खैरियत से होंगे। और उनके लिए भी दुआ है हमारी तरफ से कि अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर हिदायत और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ ही साथ अच्छे से अच्छा पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, पढ़ाई भी होगी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ये हसनैन साहब तो माशाल्लाह से आजकल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मेरे ख्याल से हम चैप्टर 9 को हमने किया हुआ था स्टार्ट। और चैप्टर 9 में ये बात हम पढ़ चुके थे ना, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया। आसान सी बातें थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं है फ़िलहाल। और आगे आने वाले लेक्चर में भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर नहीं नज़र आएगा आपको। और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल आपके सामने आएगी जो डेली आपके सामने से गुजरती हैं, या आप उनको देखते हैं या आप उनको खाते हैं। तो एक शॉर्ट नोट आपका आता है, आप बुक में हैं इस वक्त पेज नंबर 209। 209, ठीक है जनाब। पेज नंबर कंफर्म कर देता हूँ फिर जी, 209 पर है आप, और बिल्कुल आखिर में ट्रांसजेनिक प्लांट्स का शॉर्ट नोट आपके पास है। डेफिनेटली ये जोलॉजी में नहीं होगा, बॉटनी से इसको पूछ लिया जाएगा आपके पास, है ना। और फिर अगले पेज 210 पर आएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो वो हमारे जोलॉजी में होगा। ऐसे कभी कभी कोई छोटा मोटा टॉपिक पलट जाता है, ठीक है, तो वो बॉटनी में निकल जाता है। डेफिनेटली प्लांट की बात है तो बॉटनी में होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन से हैं जी? दोज प्लांट्स इन विच फॉरेन जीन, बाहर का जीन, फॉरेनर होता है, फॉरेनर जीन हैव बीन इंसर्टेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और कॉल्ड ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेंडर एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, कहीं सुनता है देखते हैं, तो हमने उसको ट्रांसजेंड सर्जिकल तरीके से कर दिया, एक चीज उसकी ऐड कर दी या माइनस कर दी। इसी तरह ट्रांसजेनिक, जेनिक हो गया जीन, हमने कोई जीन ऐड कर दिया या कोई जीन माइनस करवा दिया। प्लांट में भी ऐसा करते हैं हम, और एनिमल्स में भी ऐसा करते हैं। और किसकी मदद से करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो अभी आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हम यही काम करते हैं। और उससे पहले आपने एक काम किया था, कौन सा? RDNA वाला, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सेम वही काम हम जीन की बदली करने के लिए, जीन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि RDNA इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपके सामने दी हुई है, पहले हम बात कर लेंगे। टू ऑब्टेन अ ट्रांसजेनिक प्लांट, द RDNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू नेक सेल कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। थोड़ा सा फर्स्ट में गई पीछे आपको ले जाएं तो आपको याद आएगा, सेल में पार्ट्स या ऑर्गेनल्स आपने पढ़े थे, और वहां पर आपने सेल के, प्लांट सेल में आपने प्लास्टिड पढ़ा था, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट के नाम से पढ़ा था, क्रोमोप्लास्ट के नाम से पढ़ा था, लीकोप्लास्ट के नाम से पढ़ा था। और आपने ये भी कहा था कि ये तीनों दरअसल एक ही जगह से बनते हैं। एक ही जगह से मतलब जहां पर मेरिस्टेम टिश्यूज डेवलप हो रहा होता है, वहां पर उसके अंदर जो प्लास्ट होता है वो प्रोप्लास्ट कहलाता है। ये प्रोप्लास्ट अगर फ्लावर में है तो क्रोमो बन जाएगा बड़ा मैच्योर होकर, अगर ये स्टेम में है, अगर ये रूट में है तो लीकोप्लास्ट बन जाएगा, अगर ये
लीफ में है तो क्लोरोप्लास्ट बन जाए, यानी क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। तो पहले बनता है इनिशियल सेल जो प्लास्ट बनाने के लिए, वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। और ये प्रोटोप्लास्ट ही में हम रद्द बदल या चेंज कर लेते हैं। द ओनली अवेलेबल प्लास्मिड फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट इज टी आई प्लाज्म, which is transferred by its host एगेरोबैक्टीरियम। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात हमारी आ जाती है प्लांट के सिर्फ हवाले से ना, एनिमल के हवाले से। एनिमल में बहुत सारे हमें मिलते हैं प्लास्मिड जो हमारे काम आते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्लांट में अगर हमने कोई जीन इंसर्ट करना है या कोई जीन निकालना है, तो वहां पर सिर्फ एक ही प्लास्मिड इस्तेमाल किया जाएगा। और प्लास्मिड क्या था? वेक्टर, है ना, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम जीनस का नाम है, उसकी मुख्तलिफ स्पीशीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक स्पीशीज है ट्यूबिफेसिलन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिलन। इसका टी आई प्लास्मिड हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ यूज किया था, वहाँ जनरल हमने बैक्टीरियोफेज का वायरस यूज क्या प्लास्मिड यूज कर लिया था। यहाँ पर प्लांट के लिए स्पेसिफिक है। और इसे वही तरीका, हमने प्लास्टिक को बाहर लिया, फिर उसे क्या किया, रेस्ट्रिक्शन साइट के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट ऑफ किया। और फिर हमने जो जीन ट्राइड में इंसर्ट करनी, ट्राइड यानी कि जिसमें आपने डालना है, जिस जीन के अंदर एडिशन करवाना है, वो जीन आपने ले लिया अपने होस्ट से, जिस किसी प्लांट से। मिसाल के तौर पे अब कहते हैं जी एक प्लांट, एक राइस है, उसका दाना बड़ा खूबसूरत यानी बड़ा है साइज में, लेकिन उसमें स्मेल नहीं है चावल की। दूसरी वैरायटी है जिस वैरायटी के अंदर दाना छोटा है लेकिन खुशबू बड़ी जबरदस्त है। तो हमने क्या किया, हमने अच्छी खुशबू वाले जीन को फाइंड किया पहले, और फाइंड करने के बाद उस जीन को वहां से निकाल लिया। तो ये होस्ट सेल हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा होस्ट सेल से हमने एक जीन निकाला है, और वो जीन है अच्छी स्मेल या अच्छी खुशबू वाला। और इस जीन को उठाकर हमने कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया प्लास्मिड में। ठीक है जी। इस प्लाज्मिड को उठाकर अब हम प्रोटोप्लाज्म में डालना है, यानी क्रोमोसोम में इस जगह पर। अब ये खुद जाएगा। खुद कौन लेके जाए इसको? इसको इसका इंजाइम लेके जाए। ये हम क्रोमोसोम में अटैचमेंट नहीं कर रहे, क्रोमोसोम में खुद ही अटैच होगा जाकर, और वो अटैच करेगा हमारा कौन सा एंजाइम? एक तो था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट करता था, और दूसरा जो जोड़ता था वो कौन था भाई? कौन बता रहा? टी आई। हसनैन ने पूछा जी टी आई का मतलब क्या है? एक होता आई टी, एक होता टी आई। बिल्कुल हसनैन ने सही कहा कि लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ेगा उस क्रोमोसोम के उस पार्ट में जाकर जहां इसको जुड़ना चाहिए। और प्रोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट इसको ऐड करके इनिशियली तौर पर अब जो रीजनरेशन ऑफ प्लांट किया जाएगा, पौधे को बड़ा करवाया जाएगा, ग्रो करवाया जाएगा, तो वो हमारा पौधा अच्छी खुशबू वाले सीड पैदा करेगा ऑफ द राइस। ठीक है। टी आई मीन्स, हसनैन ने पूछा, वो मैंने शायद लिखा है, अभी अभी यहाँ कहीं आ जाएगा, वरना मैं आपको बता देता हूँ। यानी इसमें ही ट्रांसफर आईडी है कुछ ना, और ये स्पेसिफिक है सिर्फ प्लांट के लिए।
और बाकी किसी के लिए नहीं। इन्हीं एनिमल पे हमारे पास जो कई हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब ये काम करके, एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी कि हमने वैरायटी चेंज कर दी है प्राइस की। उसके अलावा हमारा एम क्या था ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने का? टू कल्टीवेट मोर न्यूट्रिशन प्लांट्स विच कंटेन ऑल अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय हम, यानी ह्यूमन बीइंग। हम ऐसे प्लांट बनाए या ऐसे पौधे बनाए जिनमें हमारी जरूरत के अमाइनो एसिड बड़ी अच्छी तादाद में मौजूद है। अब हम कौन से लें? हम वो अमाइनो एसिड बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक। तो पौधों में हमने वही चीज डाल दी। तो पौधा अपने अमाइनो एसिड्स के साथ साथ हमारे अमाइनो एसिड्स भी बनाकर दे रहा हो। दूसरा एम हमारा ये है कि टू कल्टीवेट प्लांट्स दैट विल मेक यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड रिक्वायर लेस फर्टिलाइजर। ऐसा पौधा बना डालें या बना लें जो हवा की नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करे। मैं फर्टिलाइजर पे बड़ा पैसा खर्च करते हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया भर में ऐसा होता। अब तो खैर दुनिया पूरी ऑर्गेनिक की तरफ वापस जा रही है, क्योंकि इन सब चीज़ों का नुकसान हम उठा चुके हैं, देख चुके हैं। और अब दुनिया कहती है जी ऑर्गेनिक जो तरीका है, जो सीधा साधा पुराना दकिया दूसी जिसको कह लें आप, वो तरीका सबसे बेस्ट है। उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होती थी पहले बनिस्बत आज के, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, ज़्यादा ताकतवर होता था, ज़्यादा पावरफुल होता था। अब हमने तो ये सब कर लिया, यानी हमसे मुराद है कि इंसानों ने तो ऐसा प्लांट बनाने की कोशिश की या प्लांट बनाया जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रेट गैस को एब्जॉर्ब कर ले। उसके नतीजे में आपको फर्टिलाइजर के पैसे बच जाएंगे। टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट दैट कैन ग्रो इन हार्श एंड अनफेवरेबल, ऐसे प्लांट बना लें जो बीमारियों से लड़ते हो या बीमारियों के खिलाफ उनकी रेजिस्टेंस मौजूद हो, कुव्वत मुदाफियत पैदा हो। और आपको पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या दवाएं उनकी बीमारियों की, उसका खर्चा कम से कम हो जाए। फिर वो कम पानी में उग सके, या उनकी ऐसी जगह पे उगा लें आप उनको जहां पर उनके उगने की चांस नहीं, हार्श प्लेसेस। मिसाल के तौर पे एक पौधा ऐसा है जो पत्थर में नहीं उग सकता, आपने उसमें जीन बदली करके उसको वहां भी उगा डाला। तो ये करना पॉसिबल उसी सूरत में होगा जब आप उसकी जेनेटिक्स को बदल देंगे। और जेनेटिक्स बदलने के बाद आपको नहीं पता चलेगा, आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन उस जेनेटिक बदली हुई चीज का डाइवर्स इफेक्ट आपको 10-20 साल के बाद नजर आएगा, जब आप उसका इस्तेमाल करते 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 उसके इफेक्ट्स बॉडी में आना शुरू होंगे। वरना हमें नहीं पता चलेगा, हम तो बड़ा खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, बच्चे कौन से बच्चे ने मैं पूछा भाई? अच्छा, हसनैन ने पूछा है कि सर कहते हैं कि फर्टिलाइजर जिस जमीन पर यूज करके हैं वो जमीन फिर विदाउट फर्टिलाइजर का के फसल नहीं बना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फर्टिलाइजर असल में आर्टिफिशियल चीजें, आर्टिफिशियल चीजों की आदत खराब है। अगर आपको आपको तो नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, जब हमारा ये मोबाइल का पाकिस्तान में नेटवर्क शुरू हुआ था ना, तो पाकिस्तान में एसएमएस फ्री थे, उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह नहीं था। और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, यदि मैं अपने खुद बड़े भाई को मलेशिया में होते हूँ, उनको आराम से एसएमएस पे बातें करते थे, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह से लेकर शाम तक जब मर्जी चाहे मैसेज किया, जवाब आ गया ठक से। अभी आदत बना दी आपकी, उसके बाद लगा दिए 6 रुपए इंटरनेशनल मैसेज पे, और मेरे ख्याल से 2-2.5 रुपए लगा दिए थे लोकल मैसेज पे। यानी लोगों की इतनी आदत हो गई थी कि
दरवाजे पे नॉक करने के बजाय वो मैसेज करते थे, हाँ भाई मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ आ जाओ। जैसे आजकल पबजी की आदत हो गई ना तुम लोगों को, पहले फ्री में खिलाया, अब बोलते हैं जी उसमें ये लेना है तो पैसे लो, ये डालनी है गन तो पैसे लो, है। इसी तरह जमीन को फर्टिलाइज करने का, फर्टिलाइजर डालने पर जमीन अपनी ताकत बढ़ा तो देती है, लेकिन एक चीज को आप आदी बनाते हैं और डबल मेहनत का आदी बना डालते हैं। तो वो जो जमीन ने 100 साल में थकना था वो 20 साल में थक जाती है। अब वो कहती है और ज्यादा क्वांटिटी में डालो और बढ़ा दे, लेकिन मुसीबत क्या है, उसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ना, कि हम अपनी जितनी भी सिंथेटिक चीजें बनाते हैं उनके बाय प्रोडक्ट जरूर बनते हैं, वो बाय प्रोडक्ट जमीन के अंदर जाकर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। और हमने ये देखा है कि अगले 10-15 साल के बाद जहां फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उस जमीन का क्या हो गया, हशर नशर हो गया, बंजर जिसे कहते हैं, बंजर हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, तो ये वजह होती है। अच्छा ये एक और सवाल पूछा जी, सर वो फ्रूट और वेजिटेबल जिनमें केमिकल डाले जाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है? बिल्कुल है जी, तभी तो मैं आपको बता रहा था कि हमें ये हार्मफुल इफेक्ट इतनी जल्दी नजर नहीं आते। ये जो हमने कहा ना एम क्या था डेवलपमेंट का, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, ये हमने करने के बाद बड़े खुश हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां मिली, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल गई। लेकिन आज 20-25 साल के बाद हमें उनके असरात नजर आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यार ये काम बेकार कर दिया, हमें इसकी जगह पे कुछ और करना चाहिए, क्या पुरानी तरीके को अपनाना। ठीक है, तो जो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मिसाल के तौर पे कैंसर हो रहे हैं जी, रेशियो बढ़ गया कैंसर का, साइंटिस्ट बैठ गए जी देखते क्यों हो रहा है, तो वो एक से एक लड़ी मिली तो जाकर पता चला कि ये तो ये केमिकल है। अब वो केमिकल कहाँ से आ रहा है जी, वो तो खाद से आ रहा है। तो वो एक आप चेन का पॉइंट पकड़ते हैं, उसके पीछे बैग पर चलते जाते हैं, फिर आखिरी सिरा आपके हाथ में आता है, तो आपको तब जाकर पता चलता है कि जी हुआ क्या है। और जब जाके पता चलता है कि जी हमने वो जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था वो ये एक्सक्रीट कर रहा था ऐसा मटेरियल, और हम तो खा रहे थे उसको, और वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा था, और डिपॉजिट होकर उसने ऐसी तैसी कर दी हमारी। ठीक है, मिसबा कह रहे हैं जी पता कैसे चलेगा कि कौन सी फ्रेश है और कौन सी मिलावटी? ये तो आपको पाकिस्तान में तो वैसे ही पता नहीं चलेगा। माशाल्लाह से पाकिस्तानी कभी एक नंबर काम करते हैं, कोई अल्लाह का एक बंदा तो होगा ऐसा, लेकिन बेटा पाकिस्तानी हमेशा 2 नंबर ही ज्यादा था। तो 2 नंबरी के चक्कर में वो हमें नहीं बताएंगे कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है। आपने देखा होगा ना, अगर बाहर का कोई प्रोडक्ट ले, हम लोग क्यों अमेरिका की फूड या अमेरिका की चीजें, या तो चाइना पे भरोसा नहीं रहा हमें चीज़ों पर, और जर्मनी की आप उनकी चीज़ लेते हैं तो उस पर जो लिखा होगा वो 100% उसमें होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो ये सब्जियों में, अब ये ट्रांसजेनिक सब्जियां नहीं है, जो नॉर्मल सब्जियां ना आपकी, ये ट्रांसजेनिक नहीं, उनके लिए फिर अलग काम करना पड़ता है। ये तो गंदे पानी में पक रही बना रहे हैं, इसका थोड़ी आपको पता चलेगा, सब्जी तो सब्जी हो गई, वो तो खाने के बाद आपको पता चलेगा, जब बीमार शिमार हो जाएंगे जब पता चलेगा। चलिए एक और सवाल पूछिए, आज क्या बात है, सवाल सुबह से ही शुरू हो गए। सर तो इसका मतलब जो चीज़ हम एडवांटेज के लिए लेना चाहते हैं, बट असल में हाँ बिल्कुल जी उसका एडवांटेज हमें मिलता है, लेकिन फिर जब डिसएडवांटेज मिलने लगता है ना, फिर हम कंपैरेटिव करते हैं कि नुकसान ज़्यादा है कि फ़ायदा ज़्यादा है। पता चला नुकसान ज़्यादा है तो फिर हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं। सर कह रहे हैं कि बगैर मौसम का फ्रूट हो जो वो आर्टिफिशियल है, नहीं नहीं, बगैर मौसम का तो उसमें रखा हुआ है स्टोरेज में, बगैर मौसम का फ्रूट खाना भी नहीं चाहिए। फ्रूट और सब्जी वो खानी चाहिए जो सस्ती हो, ये याद रखिएगा। समझ में आई मेरी बात? इसलिए सस्ती वो चीज होगी जो ज्यादा मिकदार में होगी, जिसका मौसम होगा।
महंगी वो चीज होगी जिसकी मिकदार कम हो गई क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई। तो वो चीज आप फ्रूट और सब्जियों में कभी भी ना लें। जैसे मौसम खत्म हो गया चीज का, और आम मिसाल के तौर पे आप सितंबर अक्टूबर में जाके भी आम मिल रहे हैं आपको 200 रुपए किलो, आप खरीद के खा रहे हैं, वो बेकार है आपकी सेहत के लिए। वो या तो आपको नुकसान, बुखार उखार चढ़ा देंगे, वायरल इन्फेक्शन कर देंगे कोई आपको, या उसका जायका ही नहीं होगा। 200 रुपए का लेके भी खाया जायका नहीं। वो लेंगे जो 50 रुपए का मिल रहा हो और जायका भी फर्स्ट फर्स्ट क्लास हो, क्योंकि वो उस वक्त मौसम है और वो बड़ी मिकदार में आ रहा है मार्केट में, इसलिए सस्ता। सस्ता फल और सस्ती सब्जी हमेशा खानी चाहिए। ठीक है। क्या बात है, आज बड़े सवाल वाल आ रहे हैं जी। एक और आ गया जी, सर जब साइंटिस्ट को पता है कि क्या फर्टिलाइजर आगे जाके हम हार्म करेगा। नहीं, पता नहीं होता बेटा, वो तो बाद में जाके हार्मफुल इफेक्ट जो है ना इस तरह के, वो 15-20 साल के बाद नजर आते हैं। जैसे हमने कोई चीज बनाई है ना आर्टिफिशियल, तो वो हमने अपने बेनिफिट्स के लिए बनाई है। अब उसके बेनिफिट तो हमें बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, अभी हार्मफुल इफेक्ट उसके नजर नहीं आएंगे। वो आपको मिलेंगे 15-20 साल के बाद, जब खा खा के बॉडी में डिपॉजिट होंगे ना केमिकल, फिर मिलते हैं। जैसे हमने गोल्डन राइस बनाया जी, दिस राइस कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रोविटामिन ए। अब इसमें प्रोविटामिन ए बहुत है, बड़े खुश हो गए क्या होगा, प्रोविटामिन ए खाएंगे। तो चावल के दाने में, चावल तो खाने ही हैं, शौकीन है लोग, और पूरी दुनिया में ज्यादातर चावल का हिस्सा है खाने में। अब उसमें विटामिन ए भी मिला। लेकिन अगर इसमें कुछ और केमिकल भी साथ में चल रहा है जिसका साइंटिस्ट को उस वक्त पता नहीं चला जब ये पैदा किए गए, वो केमिकल जब डिपॉजिट होकर हमारे अंदर उसका कोई इफेक्ट, कोई डिजीज कॉज करेंगे, कोई हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेंगे, फिर साइंटिस्ट को पता चलता है। फिर वो उसके पीछे भागते हैं, यार ये कहाँ से आ गया। जैसे कोविड चल रहा है ना, तो कोविड अभी साइंटिस्ट को पता नहीं चल रहा कि ये कौन है, कहाँ से आया है। वो तो हम ओरिजिन देख रहे हैं कि जी वुहान चाइना से शुरू हुआ, लेकिन अभी आगे चलकर 2 4 5 साल लगेंगे एग्जैक्ट रिसर्च आने में। अभी तो वैक्सीन बनाई है ना, वो भी उसका भी तो इफेक्ट अभी नजर आएगा, 2-3 सालों में तो वैक्सीन का इफेक्ट नजर आएगा कि अच्छी है कि नहीं। फ्लेवर सेवर, ट्रांसजेनिक टोमेटो है, टफ कोड एपिकार। हमने टोमेटो ऐसा बनाया जिसकी कवर, टोमेटो क्यों, नॉर्मल टोमेटो हो ना, जिल्द उसकी पतली होती है, 2 दिन आप बाहर रखते हैं वो बिल्कुल सड़ना शुरू हो जाएगा, बदबू आ जाएगी उसमें। अब हमने क्या किया, हमने उसके अंदर की चीजों को चेंज नहीं किया, सिर्फ उसकी एपिकार को, जो एपिकार की थिकनेस बढ़ाए उस जीन को उसमें डाल दिया। अब वो टोमेटो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो सकता है। न्यू लीफ, दिस इज ट्रांसजेनिक पोटैटो शोइंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस। बड़ा हमला होता है जी पोटैटो का, और दुनिया में पोटैटो, कॉर्न, राइस, वीट, ये बड़ी फसलें हैं, कमाने के लिए भी खाने के लिए भी। तो पोटैटो पे भी बड़ा हमला होता है, हम पता नहीं कितनी तो चिप्स खाए जाते हैं। एक तो आलू वाली चिप्स खा लेते हैं बाजार की, ये ठेलों वेलों में, माशाल्लाह से ये तो बच्चे खड़े खड़े 50 रुपए की ऐसी लेके खाए थे। और वो जो पैकिंग में है वो भी हम बहुत खाते हैं। तो आलू की फसलें बहुत होती हैं, अब इनमें नुकसान भी बहुत होता है। तो हमने क्या किया जी, हमने कुछ ऐसे जीन डाल दिए इसमें जो इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट्स को रेजिस्ट करते हैं, इंसेक्ट को हमला होने से रोकते हैं। वो केमिकल होंगे ना कोई ना, जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो इंसेक्ट उनको पोटैटो से दूर हो गया, लेकिन ये लीफ में है। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने इसको लीफ में निकाला, ये सोच के कि भाई पोटैटो में नहीं है ये तो पत्तों में है, तो पत्तों में इंसेक्ट हमला नहीं करेंगे अब। लेकिन अब इसका कोई डाइवर्ट इफेक्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा। एपिकाल कहते हैं बेटा बाहर वाली जो लेयर होती है, ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है ना सीड या फ्रूट की, फ्रूट को कवर जो करती है। राउंड अप रेडी, दिस ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस एंजाइम which detoxify herbicides।
अच्छा, अब हर्बिसाइड किसे कहते हैं? हर्बिसाइड कब कहते हैं? हमारी जो फसल हमने सपोज लगाई किसी पौधे की, पोटैटो की लगाई, और पोटैटो की फसल में सिर्फ पोटैटो होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म की कोई ग्रास या कोई और हर्ब फैमिली का मेंबर पैदा हो गया, तो वो आपकी फसल को नुकसान करेगा ना। आपकी फसल की खाद भी खा रहा होगा, आपकी फसल का पानी भी पी रहा होगा, तो आपकी प्रोडक्शन पे थोड़ा असर पड़ जाता है। तो हम उसको इस्तेमाल करने मारने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्ट मारने वाला। हर्बिसाइड वो केमिकल होता है जो हर्ब्स को मारेगा। हमारे पाकिस्तान में कम यूज़ किया जाता है। जो मॉडर्न किसान हैं, जो थोड़ा एडवांस किसान हैं, वो करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल किसान है वो उनको हाथों से ही निकाल देता है। सुबह सुबह जाकर वो अपनी फसल को साफ करता है। तो ये जितनी भी हर्ब्स निकलती है, घास और दूसरी चीज़ें, उनको निकाल कर वो अपने मवेशियों को खिला देता है, बचत कर लेता है। लेकिन एडवांस जो हमारे हार्बर हैं, वो आमतौर पे हर्बिसाइड को यूज़ करते हैं। अब हर्बिसाइड का इफेक्ट पौधों पर भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे पौधा बना दिया जिसमें ऐसे खास एंजाइम प्रोड्यूस होने की सलाहियत है जो हर्बिसाइड के असर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी कि उसकी जहरीलापन है उसको खत्म करते हैं। Bolgard, this transgenic cotton produce an insecticidal toxin and kill many insects but harmless to beneficial insects. है ना मजे की बात? हमने ऐसी गार्ड बना दिया, ऐसी हमने केमिकल डाल दिया अपने ट्रांसजेनिक कॉटन में, जो इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक का काम कर रहा है, इंसेक्ट के लिए जहर। मगर मजे की बात, कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है। तो जीप के अंदर काम करते हुए आपको बहुत दूर तक जाना पड़ता, उसके बावजूद अगला हिस्सा अंधेरा कभी ना कभी जरूर आपको परेशान करता। आपने कहा देखा, आपने पहले ये देखा होगा कि हमारे कॉटन में हम कौन सा जीन डालें जो टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करे और इंसेक्ट को मारे। कौन से इंसेक्ट को वो मार सकता है? फला फला इंसेक्ट के जीन में क्या चेंज है, या वो कंपैरेटिव करके देखा। फिर आपने अपने जीन को प्रोड्यूस किया और पौधे में डाला। एक लंबा प्रोसेस है जो कि एडवांस रिसर्च में है, जेनेटिक्स में, और हम कर चुके हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई जी ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब हमारे पास आती है बात ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये भी डोंट पूछा जाता आपसे, तो ये भी वो प्लांट एनिमल्स हैं। Those animals which are produced by the introduction of foreign genes in zygote stage and are called transgenic animals. वहाँ प्रोटोप्लाज्म था, यहाँ पर ट्रांसजेनिक का मतलब पूछ रहे हैं हमारे बच्चे। तो ट्रांस माने होता है ना ट्रांसफर, बदलाव, बदला किया, चेंज किया, किसमें? जीनिक, यानी जीन में। तो ट्रांसजेनिक, जैसे मैंने इस पहले लफ्ज इस्तेमाल किया ट्रांसजेंडर, तो आप ट्रांसजेंडर क्या करते थे? जेंडर को ट्रांस कर देते थे, चेंज कर देते थे। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक, जीन में तब्दील। तो एनिमल में हम अपने ज्यादातर जाइगोट में, जब वो स्टेज में होता है वहां पर जीन में तब्दीली कर सकते हैं। तो वहां पर जाइगोट में कब एक ही सेल है ना, एक ही सेल के जीन को आप बदल सकते हैं। अब अगर वो जीन मल्टीप्लाई हो गया, अगर सेल यानी कि जाइगोट और बढ़ गया आगे, उसको बदलना कतरे मुश्किल हुआ है, लेकिन आजकल हम वो भी कर लेते हैं। ऐसे केमिकल्स यानी मेडिसिन बना दिए जो हम ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन या ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन हम उन केमिकल के थ्रू जेनेटिक्स को बदल देते हैं। लेकिन ये आसान तरीका है, एक सेल है ना जाइगोट में, तो हम आसानी से उसमें बदलाव पैदा कर सकते हैं। अब ट्रांसजेनिक एनिमल भी किसी वजह से बनाए गए। पहला, टू प्रोड्यूस न्यू एनिमल प्रोडक्ट, हम अपने एनिमल्स की नए प्रोडक्ट बनाते हैं।
एनिमल की वैरायटियाँ बदली करें, एनिमल की कलर, एनिमल की शक्ल, एनिमल का गोश्त है, ये सब बदली करें। भेड़ हमारे यहाँ तो कम ही यूज़ किया जाता है, इसको इस्तेमाल में इतना नहीं लाया जाता, लेकिन दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा आगे इसमें वुल प्रोडक्शन में। तो वहाँ ऐसे भेड़ पैदा कर लिए गए जिनकी वुल महीने में इतनी हो जाती है कि उसको दोबारा से गंजा करना, और लंबी, बड़ी बड़ी। नॉर्मल वुल यानी नॉर्मल जो हमारा कोई भी, हमारे अगर आप कुत्ते की या शीप की बात कर ले, तो नॉर्मल वुल को कम से कम 3-4 महीने चाहिए बड़ा होने में, उसके जो बाल हैं वो। लेकिन ऐसा जीन डाल दिया आपने कि अब वो वुलिंग तेजी से करता है और बड़ी जल्दी बड़ा। वुल, वुल किसे कहते हैं भाई उर्दू में? कोई बताए मुझे तो, जहन में नहीं आ रहा वुल उर्दू में किसे कहते हैं। उर्दू में जनाब वुल को क्या कहते हैं भाई? कोई बताए, बताया भी। बेनिफिट्स? नहीं भाई, बेनिफिट नहीं। हाँ, उम्र रहेगा, ये मेरा लफ्ज नहीं आ रहा जहन में। ऊन, ऊन, वो जो धागे से मोटा नहीं होता, जो सर्दियों में स्वेटर जिससे आप बनाते हैं, उसको कहते हैं वुल। तो वो हमारे वुल जो बनता है ना, वो शीप के उससे बनता है। यार वो नहीं पड़ी थी रकम बच्चों की बचपन में? कौन सी गाड़ी थी? बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल? भूल गया तुम भूल? हैं? हाँ, ऊन, ऊन, उर्दू में ऊन को कहते हैं। वो मुझे लगा ऊन नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ लाइफ स्टॉक, हम अपने लाइफ स्टॉक की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं जेनेटिक चेंज करके। टू स्टडी जेनेटिक स्टडी मॉडल, जाहिर सी बात है जीन पहले देखेंगे तो मॉडल बदली करेंगे। मॉडल हमारे सामने होना चाहिए कि जीन, कौन सा जीन कहाँ पर लगा है, क्या करता है, कौन सा जीन है जो वुल प्रोडक्शन या वुल पैदा करता है, या उसके पास वुल की लेंथ को देखने का, वुल की थिकनेस को देखने का है। ठीक है ना? तो वो पूरी जेनेटिक्स आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, द प्रोसीजर हैज बीन यूज्ड इन फिशेस, चिकन, काउ, पिग, रैबिट एंड शीप टू प्रोड्यूस बिगर एंड हैवियर वैरायटी। बड़ी वैरायटियां पैदा कर लेते हैं। चिकन रोज खाते हैं आप लोग माशाल्लाह से, लेकिन ये तो नॉर्मल चिकन है। मगर ये नॉर्मल चिकन भी बड़ी, जो लार्ज साइज की हुई है, यानी कि इसने अपनी ग्रोथ बढ़ाई है, तो वो भी बड़ी जल्दी की है। हमारी नॉर्मल मुर्गी अगर हम घर में पाले तो उसको कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, अगर अच्छा खाना खिला रहे हो ना, तो। और ये माशाल्लाह से मेरे ख्याल से 3 महीने के जो जगह पर 3 हफ्ते में तैयार हो जाती है चिक, चिक से चिकन, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है। इसी तरह भी मैं मिसाल आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, तस्वीर देखिएगा आप। मछली भी बड़ी बना ली हमने। लाइव स्टॉक कहते हैं बेटा, गाय, बकरियां, भेड़, ऊँट, रैबिट, पिग, जो आप जिंदा चीजें अपने प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं ना, गोश्त के लिए, दूध के लिए, ऊन के लिए, ऊन के लिए, ऊन कहते हैं, और धागे के लिए, और स्किन के लिए, यानी कि लेदर के लिए, उसको लाइव स्टॉक है। ट्रांसजेनिक ट्राउट हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू पॉन्ड्स, ट्रांसजेनिक ट्राउट बनाई गई, अभी तस्वीर देखिएगा। द ट्रांसजेनिक काफ हैज बीन प्रोड्यूस्ड एट कैरियर जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन लैक्टोफेरिन काउ। अब हमने क्या किया, हमने ह्यूमन, इंसान का जो दूध बनाने की जीन है लैक्टोफेरिन, वो उठा के अपने गाय में डाल दिए। This protein involved in iron transport and has antibacterial activity. तो ह्यूमन के अंदर ये काम करती है, आयरन ट्रांसपोर्ट करने का और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी।
तो गाय का दूध भी वो पी रहे हैं जिसमें लैक्टोफेरेट। हम तो नहीं, हम तो अपनी बात तो नहीं कर रहे पाकिस्तानी, अब तो पता नहीं कौन सी गाय का दूध पी रहे हैं, गाय का होता भी है कि नहीं, तो केमिकली होते पता नहीं कौन कौन से मिला के। क्योंकि अब पता क्या हो रहा, हमारे माशाल्लाह से वो हजरात, तो खवातीन भी शायद उसमें होंगी, जो बाहर कंट्रीज में रहते हैं ना, आना जाना लगा रहता है कि माशाल्लाह अल्लाह ने उनको पैसा दिया, वो बाहर जाकर वहां देखते हैं कि यार ये मशीन कौन सी ये लोग फेंकने जा रहे हैं, चॉकलेट बनाने की मशीन है जी, फैक्ट्री ने बोला कि इसको फेंक दो, बेकार है, अब खत्म हो गई। अच्छा जी आपने फेंक दी है, अल्लाह हमें ही दे दो, चलो भाई ले जाओ। वो स्क्रैच में खरीद ली वो, और ला कर पाकिस्तान में लगा दी। अब उसमें डाला क्या जाता है, चॉकलेट नहीं डाली जाती, उसमें केमिकल फार्मूला, वो केमिकल फार्मूला वो आपको दे देंगे, अच्छा जी इसमें ये केमिकल 1 2 3 ये मिलाइएगा, चॉकलेट निकल के बाहर आ जाएगी। वो तो वहां बैंड हो गई, जो वहां तो वो कहते जी नेचुरल चीज डालो, लेकिन यहाँ हमारी वो ठकाठक केमिकल में उनको के 5 5 रुपए की चॉकलेट बिक रही। दूध का तो बहुत दूर की बात है, दूध तो उसमें डलता ही नहीं है, लेकिन चॉकलेट लिखा होता होगा उस पर, चॉकलेट बीट भी लिखा होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चॉकलेट का कोई चीज उसमें डाली जाती है आर्टिफिशियल फ्लेवर। जहाँ लिखा नजर आ जाए बस समझ जाए कि आर्टिफिशियल फ्लेवर का मतलब है कि इसमें चॉकलेट नुमा कोई केमिकल डला हो। मैंने पहले भी आपको मिसाल दी थी, केक आप लोग भी खाते हैं बड़े शौक से, बर्थडे केक, डेयरी मिल्क वगैरह भी, डेयरी मिल्क पाकिस्तान में ऐसी है, वहां की बाहर की खाएंगे ना फिर आपको लग पता जाएगा, जायके में भी जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। शायद मैंने पहले बताया होगा कि, क्या बताया था मैं पहले, किस बात हाँ, ये जो केक आप खाते हैं ना बर्थडे केक, इसमें जो क्रीम ऊपर लगी होती है, ये क्रीम बननी चाहिए, क्रीम किससे बनती है, दूध से ना, मिल्क से। लेकिन आप यकीन करें अगर आप घर में केक बनाते हैं ना, तो मार्केट से क्रीम ले आइएगा जो केक के लिए इस्तेमाल होती है। क्या दो दो लाया है, क्यों, और भाई अल्लाह खैर करे, क्या होगा भाई, हैं, रख दे यार, कोई बात नहीं, दोनों पी लूंगा मैं, अगर एक्स्ट्रा है तो। तो आप उसमें देखिएगा, वो केमिकल, वो पाउच मिलता है, पाउच नहीं, वो बड़ा एक शायद 1 kg का होगा, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होगा ना वहाँ पे कहीं दूध का जिक्र नहीं होगा, और वो आप उसको रखेंगे, उसको स्मैश, या वो क्या कहते हैं उसको, ग्राइंड करते हैं, और वो स्क्वीज होने लग जाती, फूलने लग जाती है, और आप वो केक के ऊपर डाल दो। असली चॉकलेट एक्सपेंसिव है, कोई बच्चे ने कहा, तो बेटा एक्सपेंसिव है तो असली है ना, तो हम तो केमिकल चॉकलेट 5 5 रुपए की खा के पूछे क्या। ये देखिए ट्राउट मछली, ये हमारी ओरिजिनल साइज है कुदरती, जो मछली पैदा हो रही है वो, ये हमने फॉर्म में उसका जीन बदल के साइज बदल के, ये आजकल आपको फॉर्म की मछली मिल रही है बड़ी ताजी, वो ट्राउट तो नहीं है, वो तो पता नहीं नॉर्मल मछली है। ये भी खैर ट्राउट नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, ट्राउट दूसरी होती है, वो नेट पर देख लीजिएगा, ये वैसी मैंने तस्वीर एक थी मेरे पास, तो वो मैंने दिखा दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि मछली कैसे बड़ी हो गई। तो फॉर्म की मछली खाने का मतलब फॉर्म की मुर्गी खा रहे हैं आप, ताजी ताजी मछली मिल रही बड़ी बड़े साइज की, होती फ्रेश है, ये अभी भी फॉर्म से सुबह ही निकल कर आती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इसमें जायका पता नहीं है, मैंने नहीं खाई कभी, मैं ज़्यादातर सी, समंदर की, भले वो 2 4 दिन पुरानी क्यों ना हो, लेकिन वही खाने में मैं लेता हूँ। फॉर्म वाली का फायदा कुछ नहीं, ये देखिए जी, होए होए होए, लाएंगे कुर्बानी में ऐसी गाय, बॉडी बिल्डर गाय, देखिए कभी ऐसी, यहाँ पे कोई लाया है? ये ट्रांसजेनिक है, बॉडी बिल्डर है, ये रेसलिंग करती है। पापलेट फिश, ना तो पापलेट बेटा वो उसकी थोड़ी होती है पापलेट, फार्म की, वही की तो होती है पापलेट।
ये जो मैं बता रहा हूँ, ये रेड रेड सी होती है, बड़ी बड़ी साइज की, ये हमारी यही ये फॉर्म की। तो फॉर्म में भी वो फीड देते हैं ना, फीड देकर बड़ा कर देते हैं मछली को। उनको तो कम पैसा खर्च करके ज्यादा कमाना है ना, इन्वेस्टर है ना। ठीक है जी। तो भाई सुफियान को क्या हो गया, ये बार बार वो भाई सुफियान को देखो तंग कर रहा, बार बार मैसेज आ जा रहा है, इसको मैं एडमिट कर रहा हूँ, वो आ रहा है एडमिट एडमिट के लिए, एडमिट कर रहा हूँ फिर आ जाता है एडमिट। उसका नेट वेट बंद है या क्या है। ठीक है भाई, तो ये शॉर्ट नोट होगा। तो अब हम बात करते हैं एक छोटी सी, कभी एमसीक्यूज यहाँ से जिक्र आता है इसका, या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन पे फिर आ गया ये। ठीक है, तो हम थे पेज नंबर 210 से 210, 210 पे ही है। और 210 के लास्ट पर जो हेडिंग लगी, आइसोलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन फॉर ट्रांसजेनेसिस। भी आपको ट्रांसजेनेसिस कैसे किया, ट्रांसजेंडर वाला जेनेटिक वर्क कर रहे थे ना आप। तो भाई यूकैरियोटिक सेल से जीन कैसे हासिल करें, मसला ये। ठीक है, वो कैसे करें। पहली बात तो ये होती है यूकैरियोटिक जीन और डीएनए कैन नॉट बी क्लोन डायरेक्ट। ये पहली बात आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हमने उठाया वहां से जीन निकाल दिया। जीन को निकालना इतना आसान काम नहीं है, पढ़ा बहुत लोगों ने स्लाइड। स्लाइड बैक कर दूं, क्या करना था। अच्छा, चलो बैल देंगे अगली कुर्बानी के लिए। ये जो हम लोग बड़ी बड़ी बैल लेकर आते हैं ना, अल्लाह ताला इनको और भी पैसे दे। मुझे तो खैर वो छोटी वाली गाय का बड़ा शौक है, अल्लाह ताला ने मुझे इतने पैसे दिए ना, जरूर उसकी कुर्बानी करूंगा। तो छोटी सी होती, क्या कहते हैं, गेनी कहते हैं शायद उसको। बड़ी प्यारी लगती है मुझे, छोटी सी और गोल बटोल सी हो। रोए होए हो। लेकिन बाहर अल्लाह ताला ने जिसको पैसे दिए वो अच्छी बात है, वो अपनी अपने रब ताला की एक प्यारे पिया की सुन्नत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और अल्लाह की कहने के ख्वाहिश भी है, फ़र्ज भी है हम पर। तो बड़ी बड़ी कुर्बानी करें जानवर, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, जो बड़े जानवर लेकर आते हैं ना, ये बड़े जानवर फॉर्म में इनको बड़ा किया जा रहा है। और इनको बड़ा करने के लिए, यानी कि ये एक साल पहले, सपोज अभी ये कुर्बानी है ना, तो पिछले साल कुर्बानी से पहले जो बकरे या गायें खरीदी गई होगी ना, उनको अभी ये 6 महीने बाकी है कुर्बानी, अब उनको इंजेक्शन लगाएंगे ये, और उनको फीड खिलाएंगे। अभी तक उनको नॉर्मल पाल रहे होंगे ये, उनको कम खिलाकर नॉर्मल खिलाकर, लेकिन अब 6 महीने पहले इन्होंने उसको इंजेक्शन लगाने और उनको फीड खिलानी, फीड, इनकी स्पेशल फीड आती है, वो गोश्त बनाती है, गोश्त नहीं बनाती, चर्बी बनाती है। आप देख लीजिएगा, कभी भी किसी के बड़ा मॉडल जो गाय वगैरह जो भारी भरकम है, वो किसी आस पड़ोस में आपके कहीं हो, तो उससे थोड़ा गोश्त लेकर आइएगा और उसके गोश्त को चेक कीजिएगा, पका कर देख लीजिएगा या वैसे ही देख लीजिएगा, चर्बी और गोश्त की हैबत, यानी शक्ल सूरत, बहुत फर्क होता है नॉर्मल से। और उसी गाय या बकरे को अगर आपने 3 महीने अपने घर में पाल लिया ना, नॉर्मल गजा में, वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगा। ठीक है, बट ये हमारा टॉपिक नहीं था, ये तो मैं वैसे ही पीछे गया हूँ तो दिखा दिया आपको। टॉपिक ये था कि आइसोलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन, ट्रांसजेनेसिस हमने करना, जीन हमने लगाना। तो पहली बात ये ध्यान में रखी जाती है कि यूकैरियोटिक जीन और डीएनए कैन नॉट बी क्लोन डायरेक्टली। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट ऑफन कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ नॉन कोडिंग पार्ट कॉल्ड इंटेरॉन। इसमें दो हिस्से होते हैं हमारे जीन में। एक वो हिस्सा होता है जो कोडिंग पार्ट होता है, उसके बाद वो होता है जो नॉन कोडिंग होता है। तो हमें तो जीन का पूरा पार्ट चाहिए, हमें कौन सा चाहिए? हमें कोडिंग पार्ट चाहिए, नॉन कोडिंग की जरूरत नहीं है।
बैक्टीरियल सेल्स आर अनएबल टू एक्सप्रेस दीज जीन। बैक्टीरिया कभी भी उस जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस प्रॉब्लम को हम आर्टिफिशियली, कैसे, आर्टिफिशियली हम कोड को उठाकर निकालते हैं बाहर बस। क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम, उसको ऑप्शन देंगे कि जी तुम जाकर हमारे जीन को तोड़ो, तो वो जीन को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वहाँ नॉन कोडिंग पार्ट भी है जिसे हम इंटरॉन कहते हैं। तो वो तो उसके काम का है ही नहीं, कटिंग वहां से होगी नहीं। ये सेफ्टी के लिए अल्लाह ने रखा है, ऐसे नहीं। छोटी सी चीज भी अल्लाह की महफूज तरीके से बनी। तो इस स्टेप में हम ये देखते हैं कि हम कैसे आइसोलेट करें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम एन इंटीरॉन कंटेनिंग जीन एक प्री आरएनए इज ऑब्टेन। सबसे पहले तस्वीर में हम आ जाए ताकि हमें आसानी रह जाए। ये हमारा जो पहले जीन है, ये पूरा जीन की बात होता है। तो इसमें दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। एक आपको एक्सॉन नजर आ रहा है, एक इंटरॉन, फिर एक एक्सॉन, फिर एक इंटरॉन, फिर एक एक्सॉन। ठीक है। ये जो व्हाइट हम शो कर रहे हैं, ये कलर, ये इंटरॉन इज अ नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ आवर जीन। आवर जीन या एनिमल जीन या प्लांट जीन, किसी की बात करें। ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तो हमें पहले हटाना है यहाँ से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्री आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज हमारा हिस्सा है, उसे ऐड करवाते हैं। वो ऐड करके इसके हमारे जो इंटरॉन है उनको कट करता है, उनको हटाता है। ठीक है। नाउ द इंटरॉन्स आर रिमूव्ड, एक्सॉन स्प्लाइस्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस एन। अब हमने ये कट करके निकाल दिया बाहर, और अब हमारा मैसेंजर आरएनए बन गया। हम डीएनए से क्या बना बैठे, आरएनए। तो आरएनए तो डीएनए बनवा देगा ना, क्योंकि आरएनए के पास ही तो ऑप्शन होता है। याद है प्रोटीन सिंथेसिस किसी जमाने में पड़ी, पता नहीं कौन सा जमाना था वो गुजरा जमाना, इसको याद है भाई, 1947 पड़ी प्रोटीन सिंथेसिस। कौन बता रहा है वो गुजरा जमाना? कोई है? हेलो, कहाँ गए इतने सारे बच्चे थे? क्वेश्चन क्वेश्चन तो पूछा मैंने, प्रोटीन सिंथेसिस पूछा बेटा, व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें हमने आरएनए बनाया था या बना था कहीं? और प्रोटीन सिंथेसिस हमने पढ़ा कहाँ था, पहले तो ये सवाल। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पढ़ा है, कौन से जमाने में? 1947 में। बेकिंग ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ प्रोटीन सिंथेसिस। ओ भैया हसनैन, क्या हुआ तो? प्रोटीन सिंथेसिस को कह दिया मेकिंग ऑफ प्रोटीन। मेकिंग ऑफ प्रोटीन का मतलब पूछूंगा तो कह दोगे प्रोटीन सिंथेसिस। अरे चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था भाई, एक बच्चे ने हमें जवाब दिया। चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। उफ मेरे अल्लाह, चैप्टर 2 में पढ़ा था? नहीं यार, भूल गया हूँ। चैप्टर 2 में कहाँ से पढ़ा? फर्स्ट ईयर में वो भी पढ़ा था नहीं मेरे बच्चे ने। हाँ फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा, लेकिन चैप्टर 2 वाला था। सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा नहीं? अच्छा हाँ, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा नहीं है, सही सही। हाँ फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही है, ये बात तो सही है। सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे हम डिटेल के साथ। ओ भाई चैप्टर 1 में कब पढ़ लिया मेरे बच्चे, फर्स्ट ईयर में तुमने? अर्जुमन, अर्जुमन। तो भाई फर्स्ट ईयर में प्रोटीन सिंथेसिस चैप्टर 1 में कहाँ पढ़ा? हाँ
प्रोटीन सिंथेसिस का टच आपने जो है ना इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन आपने पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में अभी पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा वो डाउट में हो गया कि शायद हमने पढ़ा है, हाँ चैप्टर 4, ठीक है। बहरहाल वहां पर हमने ये कहा था कि हमारे डीएनए ऑप्शन देकर मैसेंजर आरएनए बनाता है, कहां पर, न्यूक्लियस में। और दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एक स्क्रिप्ट होता है, एमआरएनए क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है, इसमें नंबर लिखे हम। मोहम्मद साकिब रेज हैंड, वाई, क्या हुआ साकिब, हाथ क्यों उठा रहे हो, सवाल पूछ लो यार डायरेक्टली, ये वैसे ही हाथ उठा दिए, थक गए, ठीक है। उसके बाद इस mRNA is isolated from the cell and is used to synthesize a complementary DNA by the process of reverse transcription. As a result, a single strand of DNA is obtained. अब ये mRNA है क्या, ये mRNA कोड है, पढ़ा था ना, ये असल में न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ये देखो, ये न्यूक्लियस में हम करवा रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस का हिस्सा, ये न्यूक्लियोपोर के सुराख नजर आ रहा है। अब ये जब बाहर निकला तो ये सिंगल आरएनए का मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है ना। अब अभी सिंगल को उठाकर क्या करवा देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जाइम है, उससे लेते हैं और इसको रिवर्स मार देते हैं। रिवर्स मारने का मतलब है कि ये कोड को डबल करके अपने ही जैसा डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। जब ट्रांसलोकेशन होती है तो ये एंजाइम इस्तेमाल होता है, ये नेचुरल है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है करवाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आगे आएगा हमारा थोड़ा सा इसका काम है हमारे एक बीमारी में भी, SCID में भी, ठीक है, वो हम जिक्र करेंगे आगे। नाउ द सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूजिंग फर्स्ट स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट। अब पहली जो कॉपी है ना, उस कॉपी की एक टेम्पलेट बना लिया। टेम्पलेट किसे कहते हैं, यदि एक प्लेट है ना आपकी, तो आपने उसके ऊपर छपाई कर दी, एक ग्लास प्लेट बनाई, उसके ऊपर वो जैसे हम ये प्रिंटिंग नहीं करते पुरानी मशीनों पे, आजकल तो प्रिंटर दूसरे हैं ना, तो मशीनें अखबार जो प्रिंट होती है पहले, अब एडवांसमेंट में तो अलग बात, में एडवांसमेंट की बात नहीं कर रहा, तो उसकी एक प्लेट बनाई जाती है। आजकल भी वो प्लेट बनती है जो हम ये शादी कार्ड बनाने जाते हैं, या ये जो होते हैं ना क्या विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, तो कहते जी अपनी प्लेट पहले बनाएंगे इसकी। अब वो प्लेट वैसी नहीं होती, अब जरा चेंज हो गई। तो वो प्लेट के ऊपर छपाई आती थी आपकी ना, प्रिंट होता था, जैसे साइक्लो स्टाइल होता है। तो ये टेम्पलेट हमारी इस्तेमाल होती है फर्स्ट, जो हमने डीएनए कॉपी बनाकर एमआरएनए से बनाया है, उसकी हम एक और पॉलीमरेज करते हैं। पॉलीमरेज का मतलब चेन रिएक्शन बनाने वाला डीएनए का एंजाइम, और फिर हम अपनी जीन्स को हासिल कर लेते हैं असल अच्छी, उसको चेक भी कर लेते हैं कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन उसकी सीक्वेंसिंग को फिर पढ़ा जाता है। अब तो बाकायदा सारी सीक्वेंसिंग हमने निकाल ली है, आगे हम जाके देखेंगे। एक प्रोजेक्ट चला था 1999 में, 2003 तक, और वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से। तो हमने ह्यूमन की भी निकाल ली और एनिमल्स की तो पहले ही बहुत सारा काम हो चुका है डिफरेंट एनिमल्स पर। तो हमने अब ये जो प्रोटीन बनाई CDNA के नाम से, सी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। CDNA का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैरिंग द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन इज ऑब्टेन्ड व्हिच लेक इंटरॉन, इंटरॉन नहीं होगी, और एक हम अच्छा अपना डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए निकाल लेते हैं। इसे अब इस्तेमाल करेंगे, ये जो ना ये वाला जीन जो हमने बनाया है, निकाला है बाहर, इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने ट्रांसजेनिक, जो भी काम करना आपको ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना या ट्रांसजेनिक प्लांट में इसको ऐड करना, ठीक है जी। ये बात हो गई हमारी। आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे क्या है कि आगे देख लेते क्या है।
पूरा करेगा कि हमारा काम। ठीक, तो अब ऑनलाइन की वैसे आदत हो जानी चाहिए थी, है ना। तो अब जो है वो फिर फिजिकल शुरू होगा। इसमें हम बात करते हैं जीन सीक्वेंसिंग की। आई थिंक आपके पेज नेक्स्ट पे ही होगा। और हाँ, कभी नोट शोट आपसे पूछा गया हो, यहाँ इसमें एमसीक्यूज आ जाती है। ये फ्रेडरिक सिंगर 1970s में, ठीक है। और इसमें हमारे पास हाँ बस यही है, कोई एमसीक्यूज वगैरह तो इसमें एयर का ज़्यादातर जिक्र है। ट्रांसजेनिक के लिए सी डीएनए लाजमी। सी डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए से बनता है जीन। जीन खुद क्या चीज़ है? कोड है। जीन सीक्वेंसिंग इसलिए तो आपसे बात की जा रही है। जीन सीक्वेंसिंग, जीन एक कोड है, तरतीब है। तरतीब कहाँ से आएगी? तरतीब बनेगी डीएनए से, क्योंकि डीएनए में केमिकल है। कौन कौन से? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रेट बेस, यही मिलकर तो डीएनए बनाते हैं। हम सब केमिकल है ना, तो इसीलिए हम जीन सीक्वेंसिंग की बात करते हैं। सिंगल ने 70s में डीएनए मॉडल पे भी इसने काम किया था। जीन सीक्वेंसिंग की बात की, 70 में बात की, आज 2020 में बैठे 50 साल के बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जीन जा चुका है। Sequencing is a method used to determine nucleotides of sequence of gene। हम इस मेथड के थ्रू अपने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर हो, एक फॉस्फोरिक एसिड हो, एक नाइट्रोजन बेस हो, ये तीनों मिलकर एक एक क्या बन जाती है? न्यूक्लियोटाइड बन जाती है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड। अच्छा जी, क्या होगा? बारिश हो गई क्या? ठीक है जी। तो एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग आपकी जो है वो एन से न्यूक्लिक, ओ सॉरी, वो नाइट्रोजन बेस ए टी, है ना, सी जी, ये होते हमारे नाइट्रोजनस बेस। अब ये जीन सीक्वेंसिंग, पहले हम क्या करते हैं, अगर हमने जीन की तरतीब को देखना है, जैसे डीएनए की तरतीब को देखेंगे, काम का एक ही तरीका है। ये छोटे पैमाने पर काम होता है, डीएनए जरा बड़ा होता है तो एक स्टेप पीछे रह जाता है। First of all, genes are cut into specific small fragments, and then each fragment is individually sequenced। पहले हम सारे जीन्स को उठाएंगे, निकालेंगे, अलग अलग करेंगे। एक मशीन आजकल तो इस्तेमाल की जाती है हमारे पास, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। वो हमारे फ्रैगमेंट को आइसोलेट करती है, उसमें होमोजेनाइजर डाला जाता है, केमिकल, जो इनको जीन को कट करके तोड़ने के इस्तेमाल में आता है। और जीन अपने अपने पीस में ये अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ही है। आपने बॉन्डिंग भी तो तोड़ना है। बॉन्डिंग तोड़कर आप दूसरे बॉन्ड से उसको मिला देते हैं, कुछ और बना देते हैं। बॉन्डिंग तोड़कर आप उसको सीधे तरतीब में रख दें तो आप कहते हैं जी आपने सीक्वेंसिंग निकाल ली, तरतीब निकाल ली। अब इतनी तरतीबें निकाल निकाल कर हम कैसे याद करेंगे? नामुमकिन हो जाएगा आपको जीन्स की सीक्वेंसिंग याद करना। जरा जरा से फर्क से जीन बदल रही है, हमने क्या कर दिया? मोस्ट जीन सीक्वेंसिंग विच हैज बीन डिटरमाइंड इज कलेक्टेड इन कंप्यूटर डाटा। उसकी तस्वीर, उसकी छवि, उसके कलर फॉर्मेशन, जो केमिकल्स को जाहिर करते हैं, डिफरेंट बॉन्डिंग को जाहिर करते हैं, उससे हमने एक वो बनाकर और कहाँ डाल दिया? कंप्यूटर डाटा में डाल दिया।
अब हमें याद करने की जरूरत नहीं। अब हमने अगर कोई सीक्वेंसिंग निकाली है तो कंप्यूटर डेटा में डालकर हम उसको मैच करवा लेते हैं, भाई ये बता दो ये किसकी है, मिलती जुलती जो भी होगी या अगर सेम होगी तो वो कंप्यूटर डेटा उसको निकाल के दिखा देगा। जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है ना, तस्वीरें आपने डेटा में डाल दी, किस किस मुजरिम को याद रखेंगे? बड़े बड़े मुजरिम को तो हम याद रख लेंगे, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जरदारी है? ये तो याद रह जाएंगे, लेकिन इनके पीछे छोटे मोटे मुजरिम हो वो तो याद नहीं रहेंगे ना। तो उनकी तस्वीर हमने उठा दी, कंप्यूटर डेटा पर डाल दी, तो आपने कहीं से मुजरिम पकड़ा, उसकी तस्वीर खींची, डेटा से मालूम कराया कि भाई ये है कि नहीं है पहले से तुम्हारे पास, वो दिखा देगा। है जी। तो कंप्यूटर डेटा बैंक इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर जीन सीक्वेंसिंग। इमरान खान तो नहीं है, अच्छा मैंने इमरान खान ही बोल दिया, अब तो भाई सारे सियासतदान यार एक ही लगते हैं, तो मुझे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, जब ये बेचारा उतर जाएगा सीट से, जरदारी या नवाज शरीफ आ जाएगा, तो देख लेना आप इसके ऊपर कितने मुकदमात निकलेंगे। ये भी पाकिस्तान छोड़कर चला जाएगा किसी दुनिया के कोने में, इंग्लैंड में, कहीं अफ्रीका में, इलाज ये लोग सब बाहर करवाते हैं। मैंने सिर्फ इतनी सी बात मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा हम लोग नौनिहाल एक डाइजेस्ट आता था, अब भी आता है लेकिन अब हम पढ़ते नहीं। छोटे से हम होते हैं ना, तो हम नौनिहाल डाइजेस्ट पढ़ा करते थे बाकायदा, मंथ में हमारे घर में भेजा पाया जाता था, और पता नहीं उसका कितने का था, 12 वो मंथली लगा हुआ। तो उसमें एक इन्विटेशन आता था साल में शायद एक बार या 2 साल में एक बार आता था। हवाई टावर में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जहाँ पर जो शहीद हो गए इनके ऑनर, हमदर्द के अब्दुल, क्या नाम था उनका, हकीम सईद साहब। तो उनसे मैंने बचपन में एक ऐसी सवाल पूछ लिया था, वहाँ बैठे बैठे वो बात हो रही थी कि अब आप क्वेश्चनिंग कर रहे, बच्चे थे, सब बच्चे होते छोटे। मैंने कहा सर आपके पास इतने सारे पैसे हैं यार, आप हम जैसा गरीबों को क्यों नहीं बांट देते? तो वो हंसने लग गए बेचारे, हालांकि उनके पास पता नहीं हलाल के होंगे यकीनन, मैं तो कहता हूँ सबके पास हलाल के होंगे, मुझे उसमें नो डाउट उनकी तरफ से, वो बाकी अल्लाह जाने, अल्लाह काम जाने। तो मैं यही मिसाल देता हूँ कि अगर आप दिल से अपने मुल्क और अपनी आवाम की खिदमत करना चाहते हो, तो ये अरबों रुपया जेब में रख के कहाँ घूम रहे हो भाई? मुझे दे दो ना, वो सारा नहीं, थोड़ा मुझे दे दो, थोड़ा आपको दे दो, हम सब कम से कम क्या हो जाएगा, दरमियान में तो आ जाएंगे ना, ना लोअर रहेंगे ना हायर रहेंगे। मगर ना, तो कब्र के अंदर जाना है, लेकिन चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो, इमरान खान ने इतना बड़ा बनी गाला बनाया, इतना बड़े घर में रहता है, वो भाई 4 कमरे घर में नहीं रह सकता क्या आराम से? वो बस ये एक बात है जो मैं पता नहीं क्यों कहता था। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आए, तो ये हम कंपैरेटिव कर लेते हैं, तो फिर हमें मिल जाता है कि जीन कैसा है, कौन है, कहाँ नहीं। इसका फायदा क्या है जी हमें? पहले जीन सीक्वेंसिंग करने का फायदा ये है कि जी हम अपने अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन, जो आप चाहे अपनी जीन निकालें या एनिमल्स की या प्लांट की, तो आपको प्रोटीन का सीक्वेंस मिल जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अस टू लोकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट विद इन अ जीन। ये भी बता देता है, अब जाहिर सी बात है उसमें कलरेशन या बॉन्डिंग देख रहे होते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि यहाँ से कहाँ से जीन कट सकता है, वो हमें पता चल जाती है, लोकेशन पता चल जाती है। ये है जैसे अभी यहाँ पर ये A T G C G C A T T T, ये कोई तरतीब है, ये कलरेशन, बॉन्डिंग, इसकी कितना बॉन्ड बड़ा है, किसका छोटा है, ये अब हमारे पढ़ने का तो नहीं है। ये मतलब हमारे एक हमने तो जनरल सीक्वेंसिंग मेथड की बात की, तो ये वो तरीका था जिसमें हम होमोजेनाइजर डालते और वो उनको सीक्वेंसिंग को तोड़ देता है। इस तरह से ये प्लेट के ऊपर अलग अलग से आपको नजर आ जाती है, जिसको हम नहीं पढ़ते, कंप्यूटर पढ़ता है। ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, फिजिक्स क्लास है, बिल्कुल छुट्टी हमारी, हमारी भी क्लास है बच्चे। तो बस ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं छोटे से टॉपिक के साथ, और ज़िंदगी रही, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब खैरियत से रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।